TDP शिक्षा शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? इसमें शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर बहुत बड़ी बाधाएं हैं। आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षार्थी को वैसे अच्छी शिक्षा मिल नहीं पाती है। जेंडर असमानता, लिंग भेद भी बहुत बड़ा बाधा है। सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली, तो ये सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली शिक्षा के अवसर में समानता की बाधा नहीं, बल्कि इससे बच्चों में प्रोत्साहित होता है, बच्चे प्रोत्साहित होते हैं, प्रोत्साहन की भावना होती है। शैक्षणिक संस्थाओं के मानक में अंतर, तो शैक्षणिक संस्थाओं के मानक में अंतर शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन बच्चे की क्षमता, भाषा क्षमता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है? उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय इससे तो पूर्ण सरोकार है। शब्द भंडारण का परिमाण बढ़ाना, यानी शब्द भंडारण का परिमाण अगर बढ़ाएंगे तो बच्चा रटने की कोशिश करता है, और बच्चों को इसमें रटवाने का तो बिल्कुल नहीं है। और भाषा उपयोग का निर्माण की क्षमता बढ़ाना, इससे भी बहुत सरोकार है कि उपयोग, बच्चा भाषा का कैसे उपयोग करे और खुद से बच्चा जो अपनी भाषा निर्माण करे। सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना बहुत अच्छी बात है, इसका ये सरोकार है। तो इसमें इसका नहीं आंसर होगा, शब्द भंडारण का परिमाण बढ़ाना नहीं है, यानी रटने की शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया गया है। थर्ड, सूक्ष्म अध्यापन। सूक्ष्म अध्यापन एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है कम संख्या वाली कक्षाओं के अध्यापन हेतु, अनुरूपित स्थिति में अध्यापन हेतु, विशिष्ट अध्यापन कौशल में, शिक्षक की तैयारी हेतु, कठिन अवधारणाओं के अध्ययन में। तो ये माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक है जिसका उपयोग विशिष्ट अध्यापक कौशल में, शिक्षक की तैयारी हेतु किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म शिक्षण की और भी अधिक बाधाएं होती है, विशेषताएं होती है, बाधा नहीं विशेषता होती है। क्या विशेषताएं हैं? तो इस तकनीक का उपयोग शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए किया जाता है, जैसे पूर्व सेवा या सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए यह एक उपयोग विधि है। इसमें कालांश का समय सामान्यतः 6 मिनट होता है। माइक्रो टीचिंग यानी बहुत ही सूक्ष्म शिक्षण 6 मिनट का। एक समय में एक ही कौशल का विकास इसमें हो सकता है माइक्रो टीचिंग में। कक्षा का आकार छोटा, 5-10 अध्यापकों की संख्या में होता है। इसमें शिक्षक को शिक्षण के तुरंत बाद पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। तो इसमें विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु, सूक्ष्म अध्यापन एक तकनीक है जिसका उपयोग विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु किया जाता है। कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करे, विद्यार्थियों की प्रश्न पूछने में सहायता करे, वह विद्यार्थियों को प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता करे, उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करे। तो उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करे ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उच्च अंक प्राप्त करना ही प्रभावी शिक्षा नहीं हो सकता, या टीचर इफेक्टिव नहीं हो सकते, प्रभावी शिक्षक नहीं हो सकते। ये क्या है कि वह विद्यार्थियों को प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता करे, यानी निपुणता, कि कैसे वो उसमें महारत हासिल करे, प्रवीणता कैसे ग्रहण करे। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में सहायता तो होता ही है, सिर्फ प्रश्न पूछना नहीं, उसको खुद से प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता करे। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम होता है? तो ये है प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया में निम्न में से किसका परिणाम? तो ये परिपक्वता, अधिगम है, समायोजन है, वर्धित इंद्रिय बोध है। प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया परिपक्वता का परिणाम होता है। इसका मतलब यह है कि एक परिपक्व व्यक्ति, मैच्योर पर्सन, किसी भी आभासी उद्दीपन, छाया उद्दीपन, सांकेतिक प्रतीकात्मक उद्दीपन, वास्तविक उद्दीपन के बीच अंतर को समझ पाता है। इसके बाद
उस पर एक संवेगी अनुक्रिया करता है। यहाँ संवेगी अनुक्रिया का तात्पर्य ये है चिल्लाना, भागना, रोना, हंसना, जिससे क्या एक मोमेंटम हो, एक संवेग प्राप्त हो। तो इसलिए प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया में सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी यानी परिपक्वता का परिणाम है कि आप कितने निपुण हैं कि बच्चे को संवेगी अनुक्रिया से व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP इम्पोर्टेड एजुकेशन पॉलिसी निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? व्यक्तिगत शिक्षा योजना। व्यक्तिगत शिक्षा योजना निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं। शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं बिल्कुल नहीं। प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य ये भी नहीं। सरकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग योग्यताधारिता समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। अब ये है व्यक्तिगत शिक्षा IEP के तहत। व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP का उद्देश्य क्या था कि कार्य योग्यताधारी समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना नहीं, बल्कि यह एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताओं के आधार पर सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग किया जाता है। IEP व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने का कार्यक्रम है जिसमें यह देखा जाता है कि छात्र कैसे सीखता है, उसको प्रभावी ढंग से सीखने में कैसे मदद किया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? D, योग्यताधारी समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीक्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है? जेंडर भूमिका, जेंडर असमानता, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़ धारणा। यह है सामान्यीकृत विचार। सामान्यीकृत विचार में क्या होगा कि जेंडर रूढ़ धारणा, जेंडर रूढ़ धारणा जेंडर रूढ़ धारणा जेंडर रूढ़ धारणा यह है कि एक पुरुष तथा एक महिला कुछ निश्चित विशेषताएं होती है और होनी चाहिए। जैसे पुरुष को साहसी, वीर, बलवान, घर के बाहर का कार्य करने वाले के रूप में चित्रित किया जाता है, वही महिला को मृदु, ममतामयी, सहनशील और घर में काम करने वाली के रूप में चिन्हित किया जाता है। इस प्रकार जेंडर रूढ़ धारणाएं महिला और पुरुष को एक निश्चित भूमिका में बांध देती है। महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती है, उनके लिए जो काम है वो फिक्स है, पुरुष सब कुछ कर सकता है। तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणाएं, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। इसलिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इन धारणाओं को, इन जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया गया है। आरंभ के प्रारंभिक वर्षों में अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? अधिगम कठिनाइयों का निदान, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, पाठ्यक्रम क्षमताओं कौशलों को पूरा करना, कक्षा विद्यालय जाने में नियमितता को सुनिश्चित करना। क्या है इसमें? अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, ये नहीं, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना। संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करने से क्या होता है? आरंभ में प्राथमिक वर्षों में अर्थात कक्षा 4 के बच्चों के लिए गणित के अधिगम हेतु संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करने की आवश्यकता बहुत होती है, काहे कि उन्हें खेल खेल में गणित को पढ़ाना होता है, कहानी पहेलियों के माध्यम से बताना होता है, जिससे उनमें एक सकारात्मक रुझान और गणित कौशल का उपयोग अच्छे से कर सके।
आपको पता है कि अपने दैनिक जीवन में गणित, बच्चों को ये बताना है कि हर जगह गणित, आप जैसे कि विद्यालय से घर की दूरी हो गया, आप कितनी रोटियां खा करके आए हैं, क्लास में कितने रूम हैं। तो क्या है कि एक संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करने से बच्चों में गणित अधिगम बहुत ही सरल हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? निम्न में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? जो मैच्योर पर्सन है उनका ये कौन सा इसमें से प्रॉपर्टी नहीं है? वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना और अपना लक्ष्य बनाता है। वह दुश्चिंता, तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। वह संवेगात्मक तनाव स्थिति में संयम बनाने में समर्थ होता है। वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। तो सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से, सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से क्या है कि सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना तथा अपना प्रमुख लक्ष्य बनाना सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का ये गुण नहीं है कि वो जो समाज का रूल और टर्म और कंडीशन है उस पर वो खरा उतरे। एक सामाजिक तथा संवेगात्मक व्यक्ति को परिपक्व व्यक्ति दुश्चिंता, तनाव आदि की स्थिति में संयम बनाए रखना होता है। संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखना, विनोद प्रिय होना तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, बहुमुखी प्रवृत्ति का होना, सामाजिक समायोजन स्थापित करने में सक्षम होना, मिलनसार होना इत्यादि एक मैच्योर पर्सन्स का गुण है। इसलिए सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना तथा अपना लक्ष्य पाना ही नहीं एक परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं हो सकता है। अपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की। इसमें अधिकांश विद्यार्थी सफल नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेना। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? कक्षा 5 में आपने गणित पढ़ाया और बच्चों को परीक्षा भी ली और परीक्षा में अधिकांश बच्चे सफल नहीं हो पाए, तो आपको पुनः एग्ज़ाम के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना और परीक्षा भी लेनी है। तो इसमें आपको संकलनात्मक परीक्षण, प्रवीणात्मक परीक्षण, नैदांतिक परीक्षण और रचनात्मक परीक्षण ये सब हैं। तो इसमें से कौन सा एग्ज़ाम आप लेना पसंद करेंगे? यदि कोई शिक्षक कक्षा में गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित करता है जिसमें अधिकांश विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को विद्यार्थियों की कमियों की समस्याओं का निदान करने तथा प्राप्त परिणाम के आधार पर उन समस्याओं का उपचार करने के लिए कौन सी परीक्षण लेना चाहिए? रचनात्मक परीक्षण की सहायता लेनी चाहिए। और वो रचनात्मक परीक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को सीखने में आने वाली समस्या की पहचान हो जाती है। शिक्षक पहचान कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम था, तत्पश्चात उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो ये जो है कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक परीक्षण जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा।